आप जो काम करते हैं उसी का वही संस्कृति नीचे जाता है, उसी प्रकार से वहाँ इकोसिस्टम बनता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि सिविल सेवा में एक जो क्वालिटी होती है, एक जो सिद्धांत जिनको फॉलो करना है, उसमें एक निष्पक्षता के साथ साथ अनामिकता का भी कॉन्सेप्ट है। अनामिकता मतलब एनोनिमिटी, कभी प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा, उसको कैसे करें। यहाँ पे नंबर सिस्टम कभी पढ़ा नहीं ढंग से बचपन से, चूंकि मैथ बैकग्राउंड नहीं था, मैथ बैकग्राउंड रहता। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। तो मेरा नाम इंद्रजीत कुमार है, ये वाला मेरा फोटो है, नज़र आ रहा है? अच्छा। तो आज का जो सेशन है ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, और वो बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी सीखने को मिलेगा। उनको पहले भी सेशन में हम बता चुके हैं कि किन किन चीज़ों पे हम लोग फोकस करते हैं। तो बच्चे भूल जाते हैं कि तैयारी में किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। तो ये सब सेशन अटेंड करने से आपको बार बार याद आएगा, ताकि आप भटके ना, है ना। तो आज यूपीएससी का प्रिपरेशन पे हम लोग बात करेंगे, सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन पे बात करेंगे। तो इसमें जितने स्टूडेंट हैं, इसमें कौन से बच्चे 2026 में अटेम्प्ट देने वाले हैं? सब देने वाले हैं। आप 27? ओके। और कौन से बच्चे पहली बार 2026 में अटेम्प्ट देने वाले हैं? पहली बार, ओके। कितने बच्चे तुरंत अभी प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं? कोई है ऐसा? आप हैं, आप तो शुरू कर चुके हैं। अच्छा, ठीक है। तो आज का सेशन यही कि सिविल सर्विसेज का जो तैयारी है क्यों करते हैं, आप क्या मोटिवेशन लेके आए हैं, और आगे पहले मैं अपने आप को इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम इंद्रजीत कुमार है, मैं विजन में पॉलिटी गवर्नेंस पढ़ाता हूं, और काफ़ी बच्चे मुझे जानते भी हैं, जो नए बच्चे हैं वो जान जाएंगे। तो जो सिविल सर्विसेज का जो फिलॉसफी है, आप क्यों आए हैं तैयारी करने, है ना। तो इस पर भी बहुत, जब पर्सनालिटी टेस्ट में, मतलब जिसको इंटरव्यू हम लोग बोलते हैं, पूछा जाता है कि भाई सिविल सर्वेंट ही क्यों बनना चाहते हो, तो बहुत सारे बच्चे उसका भी जवाब नहीं दे पाते हैं, है ना। तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप सिविल सेवा में क्यों जाना चाह रहे हैं। क्या आप ग्लैमर जो सोशल मीडिया पे देखते हैं उस कारण से जाना चाह रहे हैं? तो सोशल मीडिया पे आप ये भी न्यूज़ देखते होंगे कि कैसे करप्शन के केसेस आते हैं और उनका करियर बर्बाद हो जाता है, और कितना गलत है वो चीज़ एक सिविल सेवक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो और ऐसे भी आप देखते हैं कि अशोक खेमका जैसे महान सिविल सेवक हुए हैं जो इंटीग्रिटी के लिए जाने जाते हैं। तो आपको भी कैसे इंटीग्रिटी में रहना है, इवन तैयारी में भी इंटीग्रिटी रखना चाहिए। जो आप रिसोर्स अपना रहे हैं, क्या आप, ऐसा तो नहीं है कि गलत जगह से आप किसी कोचिंग का, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हम सुनते हैं कि किसी कोचिंग का कॉपीराइट मटेरियल होता है, उसको गलत तरीके से आप यूज करते हैं। तो वो सब भी इंटीग्रिटी का चेक है, वो लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट तैयारी में बहुत नकारात्मक पड़ता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं सिविल सेवा पे। तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि आप लोग नौकरशाह बनना चाह रहे हैं, है ना। और अधिकतर लोग जिनसे बात कीजिएगा तो वो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, है ना, क्योंकि सपना है, ड्रीम है आईएएस या फिर आईपीएस बनने का। कभी भी किसी को ये नहीं सुनोगे कि हम दिल्ली जा रहे हैं कोचिंग करने, आईआरएस की तैयारी करने जा रहे हैं, कोई सुने हो? फिर आईआरएस मिलता है तो फिर क्यों ज्वाइन करते हैं? क्योंकि भाई हम लोग का ऐसा बैकग्राउंड है कि कुछ भी मिल जाए सिविल सेवा में तो वहीं जाके अच्छा करेंगे। जरूरी नहीं है कि आईएएस ही सिविल सेवा में काम करने का मौका जो आईएएस को मिलता है तो वो आईआरएस आईआरएमएस को नहीं मिलता। वहाँ भी बहुत शानदार मौका मिलता है, आप वहाँ भी बहुत शानदार परफॉर्म कर सकते हैं। ड्रीम रखना आईएएस आईपीएस कोई बुराई नहीं है, सपना देखना बहुत जरूरी है, और बनना, उस ओर काम करना भी बहुत जरूरी है ना। तो चूंकि यूपीएससी ग्रुप इन जनरल ग्रुप ए सर्विस के लिए है, तो जहाँ भी आप जाएंगे इसके बाद, रिजल्ट के बाद या फिर जब आपका सिलेक्शन होगा, तो आप उस जगह पे नेतृत्व करेंगे अपने
नीचे सबऑर्डिनेट्स का, है ना। आप जो काम करते हैं उसी का वही संस्कृति नीचे जाता है, उसी प्रकार से वहाँ इकोसिस्टम बनता है। तो ये भी बहुत जरूरी है कि तैयारी के दौर में अपना पर्सनालिटी डेवलप करना। आगे हम लोग देखेंगे उस चीज़ पे। प्लस एक जो हम लोग के मन में भावना होता है राष्ट्र सेवा का, काफ़ी बच्चे सीरियसली वो राष्ट्र सेवा के लिए आते हैं कि हम कुछ अच्छा वहाँ पे करेंगे, क्योंकि सिविल सेवा में काम करने का अपॉर्चुनिटी, बस एक एग्जाम पास करके ही वहाँ काम करने की अपॉर्चुनिटी बहुत है, बहुत है। अगर आप आईएएस बनते हैं और एक विधवा महिला जिसका वृद्धा पेंशन रुका हुआ है और आप वो शुरू करवाते हैं, तो उसका मात्र 1000 या 2000 रुपये मिलेगा उसको हर महीना। आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, शायद समझ में भी ना आए, लेकिन जब उसका बैकग्राउंड जाके देखोगे आप तो मालूम चलेगा कि उसका 1000 या 2000 रुपया उसका ज़िंदगी बदल रहा है, ज़िंदगी चेंज कर रहा है ना। तो बहुत अच्छा मौका होता है कि आप वहाँ ग्राउंड पे काम करें। सोशल मीडिया पे इन जनरल आपको वो सब सिविल सेवक दिखेंगे जो मतलब इन जनरल आपको वो जो बहुत शानदार काम करते हैं सिविल सेवक, वो सोशल मीडिया पे आपको कम दिखेंगे, क्योंकि सिविल सेवा में एक जो क्वालिटी होती है, एक जो सिद्धांत जिनको फॉलो करना है, उसमें एक निष्पक्षता के साथ साथ अनामिकता का भी कॉन्सेप्ट है। अनामिकता मतलब एनोनिमिटी, पर्दे के पीछे रह के काम करना। बहुत सारे सिविल सेवक बड़ा शानदार काम कर रहे हैं पर्दे के पीछे। हम लोग को उनके बारे में जानकारी सोशल मीडिया से मिल नहीं पाती है क्योंकि वो एक्टिव नहीं हैं, लेकिन हम लोग अपना परसेप्शन बनाते हैं, जो लोग का हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि अरे ऐसा ही बस वीडियो बनाता रहता है ना, यही दिमाग में आता है। लेकिन मतलब ट्रस्ट में बहुत वहाँ पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे और मैं आज आपको दिखलाता हूँ कि किस प्रकार से जो सिविल सेवा है, इसमें सिलेबस या इस सब से थोड़ा मोड़ा आप लोग परिचित होंगे। 3 स्टेज है, तीनों स्टेज में एक्चुअली व्यक्तित्व परीक्षण ही होता है। कायदे से थर्ड स्टेज में इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट की बात आती है, लेकिन जो प्रीलिम जिसको आप पीटी बोलते हो, प्रीलिम्स टेस्ट, मैं तो उसको बोलता हूँ पर्सनालिटी टेस्ट। प्रीलिम्स को मैं बोलता हूँ पर्सनालिटी टेस्ट। कैसे? देखिए 3 चरण हैं, प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण। तो यहाँ तो आपका व्यक्तित्व परीक्षण होगा ही, जहाँ सामने बैठे होंगे और 4-5 लोग अपने क्षेत्र के हीरो, टॉप लोग आपका व्यक्तित्व परीक्षण करेंगे।
लेकिन यहां जरा सोचिए, प्रारंभिक परीक्षा, इस बार का पेपर कुछ देखे हैं या कुछ लोग दिए होंगे, है ना? बहुत सारे बच्चे आए, बोले कि सर बहुत लेंदी पेपर था। हम लोग जो बात करते हैं यहाँ सिखाते भी हैं कि आपको 2 राउंड कम से कम पेपर करना होता है। वो उनका कहना है कि सर पहले राउंड में ही समय खत्म हो गया, पहले राउंड में ही समय खत्म हो गया। क्या अभिषेक, कहाँ है अभिषेक? पहले राउंड में ही खत्म हो गया पेपर, है ना? लेंदी लगा पेपर? ज्यादा नहीं। सनोज, है ना? 2 राउंड हुआ। टारगेट हम लोग ये भी बनाते हैं लास्ट में तीसरा राउंड भी करेंगे। तो वहां पे एग्जाम हॉल के अंदर ये डिसीजन लेना कि मुझे कितना स्पीड में पेपर सॉल्व करना है, ये समझ विकसित, जैसे सी सैट है, सेकंड पेपर है प्रीलिम्स का, आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं तब भी वहां गड़बड़ कर जाते हैं, और जबकि घर पे लगाओगे तो 90 नंबर आएगा, ऐसा होता है ना? और वहां आपको 70 नंबर लाना बड़ा टफ हो जाता है। क्यों? उस प्रेशर को हैंडल करना। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आईएएस बनते हो, जरा सोचिए कि सांप्रदायिक दंगा हो चुका है, माहौल खराब है, और उस प्रेशर में एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आप पे कितना प्रेशर होगा, है ना? कि आपको उस वहाँ पे दंगे को रोकना है, आपको जाना है किसके पास? दोनों पक्ष के पास, उससे नेगोशिएट करना। हो सकता है आप किसी भी धर्म को मानने वाले हों, आपके नाम में वो होता है, धर्म की पहचान आपके नाम से हो जाती है ऑब्वियसली, लेकिन आपको निष्पक्ष तरीके से दोनों पक्ष के पास जाके और पीस कमिटी बनाना होता है। तो कितना आसान काम नहीं है, तलवारें निकल चुकी है और आप वहां बीच में जा रहे हो, कितना प्रेशर हैंडल करना है। क्या प्रीलिम्स में वो प्रेशर कुछ भी है? प्रीलिम्स का प्रेशर कुछ भी नहीं है उसके सामने। एग्री करते हैं मेरे बात से? तो ये प्रीलिम्स में भी आपका प्रेशर देखा जाता है कि किस प्रकार से हैंडल करते हो। तो ये, उसके अलावा प्रीलिम्स का जो अभी हम लोग सिलेबस देखेंगे बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट। एक बार देख ही लें। जो प्रीलिम्स है इसमें सिलेबस में जो नोटिफिकेशन में शुद्ध हिंदी में ऐसे ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। अरे कितनी घटनाएं, यहाँ तो हर दिन इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बहुत, मतलब बुरा दुर्घटना हुआ भारत में, जो एरोप्लेन क्रैश हुआ, तो वो भी आपको सिलेबस का पार्ट है। और जब तक वो पढ़ते तब तक इजराइल ने ईरान पे अटैक कर दिए, वो भी आपका उसका पार्ट, सिलेबस का पार्ट। तो भाई ऐसा तो 365 दिन में 500 से ज़्यादा घटना होता है। अब वो इधर साइंस टेक्नोलॉजी में क्या विकास हो रहा है वो पैरेलली चल रहा है, उसका उतना हो हल्ला होता नहीं है, वहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो बहुत वास्ट सिलेबस है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारत का इतिहास कितना बड़ा है, हम लोग दुनिया के सबसे पुराने सिविलाइजेशन में से एक हैं। हड़प्पा संस्कृति से शुरू होके और अभी तक पूरा अंग्रेज गए तब तक है, और यहाँ तक कि अंग्रेज के जाने के बाद का भी सवाल पूछ लेता है आपको। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया से प्रीलिम्स में 1-2 सवाल कई बार देखा गया, पूछा गया है। कितना पढ़े, सोचो ना। इसमें मौर्य काल में अधिकारी को क्या कहते थे, है ना, सवाल पूछा गया। उसके अलावा जो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन, इतने स्थापत्य कला है, आर्ट एंड कल्चर इतना वास्ट है, क्या पढ़ेंगे। उसके अलावा देखिए, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व की प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, ज्योग्राफी। एंडीज का मैपिंग पूछ रहा है, किस किस देश से होकर एंडीज जाता है। तो मतलब जितने पर्वत श्रृंखलाएं हैं आपका सिलेबस में। कौन सा लेक, तालाब पूछ रहा है, हो सकता है आप नाम ना सुने हो, होता है कि नहीं। कितना बड़ा सिलेबस है। इसी में आपका आर्थिक भूगोल में पूछ दिया हल्दी का, हल्दी पूछा ना, हो सकता है कि वो एनवायरमेंट में भी आप मान सकते हैं, लेकिन है कितना वास्ट सिलेबस। फिर आगे देखिए, भारतीय राजतंत्र, शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधित मुद्दे आदि। ये जो आदि है, कहाँ गया पेन, एक मिनट, यहाँ। ये जो आदि है, ये आदि बड़ा खतरनाक है। ये जो आदि है, इसका मतलब है
पॉलिटी में जो लिखा है वही बस सिलेबस का पार्ट नहीं है, पूरा पॉलिटी सिलेबस का पार्ट है। सोचिए, भारतीय राज्य व्यवस्था दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जो अपने पास दुनिया का सबसे बड़ा संविधान रखे हुए, उसमें भी सब बातें नहीं लिखी गई हैं। उसमें सब बातें लिखी भी गई हैं तो उसका उल्लेख है, विस्तार से विवरण नहीं है। जो पॉलिटिकल क्लास करते हैं उनको मैं बताता हूं कि सब्सटेंटिव लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजरल लॉ नहीं है। उसमें परिभाषा नहीं है, उसमें पूरा डिटेलिंग नहीं दिया हुआ है कि कैसे आपका जो न्यायाधीश है उस पर महाभियोग लगाए, प्रक्रिया नहीं दिया गया उसमें, उसके लिए अलग कानून बनता है। तो सारे कानून आपके सिलेबस के पार्ट हैं। इलेक्शन भाग 15 में चुनाव के संबंध में प्रावधान है, और फिर आरपीए एक्ट 1951, आरपीए एक्ट 1952 आ जाता है, वो पूरा कानून है। सोचो कितना बड़ा सिलेबस होगा, क्या पूछ देगा। जरा आगे देखो, आर्थिक सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनजातीय सामाजिक क्षेत्र में की गई पहली इकोनॉमिक से संबंधित। यहां भी आपका क्या है, आदि, खतरनाक, बड़े सब्जेक्ट में आदि भी लगा दिया है। पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता, मौसम परिवर्तन संबंधित सामान्य मुद्दे जिनके विषयगत विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। लिख तो रहा है कि इन्वायरमेंट में विषयगत विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, सवाल डीप में पूछ रहा है। और आपको यह भी बता दूं कि इन्वायरमेंट ऐसा सब्जेक्ट है जिसको प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा वेटेज, 14-15 क्वेश्चन, और मेंस में उतना ही कम वेटेज है, 2-3 सवाल पूछे जाते हैं। तो जबकि पॉलिटी, इतिहास ये सबसे खूब पूछे जाते हैं, मेंस में भी पूछे जाते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट प्रीलिम्स का हीरो है, हीरो। इन्वायरमेंट कोर सब्जेक्ट में आता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कोर में नहीं आता है। और जो आप प्रीलिम्स में पढ़ोगे, मेंस में लिटरली बिल्कुल अलग पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स वाले फैक्ट और प्रीलिम्स वाले कॉन्सेप्ट, खाद्य श्रृंखला, ये सब मेंस में पूछने वाला नहीं। उसके बाद सामान्य विज्ञान, उसके अलावा खेलकूद अलग 2 सवाल पूछ दिया इस बार, एक बार और पूछ चुका है। तो पॉइंट ये है, बहुत वास्ट सिलेबस है, ये मानना पड़ेगा। खासकर जो आदि है और ज्यादा इसको वास्ट बनाता है। तो कैसे करें तैयारी, है ना। उसके बाद जब आप मेंस में आओगे, और प्रीलिम्स क्या है कि क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स जुड़ते नहीं है, मतलब कट ऑफ निकलेगा, इसके मार्क्स आपके मेंस में नहीं जुटेंगे, है ना, पता है ना। उसके बाद प्रीलिम्स में ही दूसरा पेपर आपका क्या है, सीसैट। ये बोला गया कि क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन ये पेपर क्या बन चुका है, एलिमिनेटर बन चुका है, एलिमिनेट कर रहा है सीधे खुलेआम। अच्छे स्टूडेंट जो आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, फिर से एग्जाम दे रहे हैं। इस बार सीसेट में बॉर्डर पे थे, शायद फेल थे वो, है ना। और काफी बच्चे, ये इसलिए है पेपर, ये भी आपका पर्सनालिटी जांच करता है कि नॉन मैथमेटिक्स, इवन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के भी, कि आप कितना इसको हल्के में ले रहे हैं या कितना सीरियसली ले रहे हैं। और लगभग बच्चे इसके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, तो बोलते दिखाते हैं हम एग्जाम में, वो एग्जाम हॉल में फिर सौतेला व्यवहार कर देता है। जो एग्जाम दिए होंगे समझ पा रहे होंगे। तो इसको क्या साल भर करना है, इसको क्या लास्ट में 2 महीने में हो जाएगा। ये डिसीजन लेना भी कॉमन सेंस का पार्ट है, आपके स्मार्टनेस का पार्ट है। जो आदमी खुद को जज नहीं कर पा रहा है, एग्जाम कैसे पास करेगा। और अगर आप कट ऑफ की तैयारी करते हैं कि हमको 66.67 मार्क्स लाना है, 67 मार्क्स लाना है, तब तो गए काम से। कम 90 नंबर आने चाहिए मॉक में, तब जाके वहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल हो पाते हो। तो किस तरीके से, अब भाई नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का है तो मैथ्स रीजनिंग कितना पढ़ें भाई, कभी प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा, उसको कैसे करें। यहाँ पे नंबर सिस्टम कभी पढ़ा नहीं है ढंग से बचपन से, चूंकि मैथ बैकग्राउंड नहीं था, मैथ बैकग्राउंड रहता तो बीटेक कर लेते, है ना, उसको कितना करें। तो ये चैलेंजिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपका पूरा पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, मतलब यूपीएससी का एग्जाम पूरा अपने आप को बैलेंस करने वाला एग्जाम है कि कितना आप बैलेंस करते हो प्रीलिम्स के लिए, कितना मेंस के लिए।
प्रीलिम्स में कितना जीएस के लिए, कितना सीसैट के लिए, मेंस में किस पोर्शन पे कितना आप अपने आप किसको ज्यादा वेटेज देते हो, ये भी बता दूं। अब यहाँ पे अच्छा, इसका क्वालिफाइंग होता है पेपर, कट ऑफ कहां से निकलता है, जीएस पेपर 1 से। अब यहां आपसे हम बात करना चाह रहे हैं कि प्रीलिम्स का तैयारी, क्योंकि तीनों स्टेज में एक्चुअली में सबसे टफ प्रीलिम्स है, मैं बता दूं। मेरा खुद बार बार हुआ, आज भी बोलता हूं, मेरा कितना बार भी हो जाए तब भी प्रीलिम्स टफ है। क्यों टफ है? क्यों टफ है? क्योंकि अधिकतर बच्चे प्रोसेस से नहीं जाते हैं, उनका बेसिक क्लियर भी नहीं हुआ, और मार्केट में इतना सारा मटेरियल है, थोड़ा ये भी पढ़ लें, थोड़ा वो भी पढ़ लें, है ना, एक सोर्स पे नहीं टिक पाते। और सोशल मीडिया, बाप रे बाप, मुझे लगता है जितना स्टूडेंट है उससे ज़्यादा तो यूट्यूब चैनल्स हैं भाई। जितना यूट्यूब चैनल है उतना ही डेली न्यूज एनालिसिस बताता है, वो भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा, क्योंकि आपका भी लेवल नहीं है तो हर यूट्यूब चैनल आपको अच्छा लगेगा। तो जो काम का चीज है वो आप नहीं करोगे और भटक जाओगे। सबसे बड़ा चैलेंज प्रीलिम्स के साथ यही है, ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे बड़ा चैलेंज, इसको कैसे डील करें आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। चलिए पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं, फिर मेंस पे आएंगे। क्या लगता है आपके बीच से हम सवाल, सिलेबस तो मैंने दिखा दिया प्रीलिम्स का, मेंस का। अधिकतर बच्चे जो तैयारी करते हैं वो सिलेबस भी नहीं देखते हैं प्रीलिम्स का। आप अपने आप से पूछिए कितने लोग प्रीलिम्स का सिलेबस देखे हैं। शर्माने वाली बात नहीं है, कम से कम यहाँ आए हैं तो सेंसिटाइज तो हो जाएंगे कि मुझे देखना है एक बार। तो कैसे करें तैयारी प्रीलिम्स का, कैसे करें बताइए। आपके बीच से कुछ सिलेबस देख के करें। प्रीलिम्स का सिलेबस के साथ दिक्कत क्या है, एक तो इतना वास्ट इसका सिलेबस है, लेकिन लिखा है बहुत कम। आदि लिख के क्या किया है, आदि लिख के वास्ट बना दिया, लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया है, इसलिए तो पता नहीं क्या पूछते, है ना। तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है, मैं सारे बच्चों को कहता हूं कि आपको बनना है भैया तांगा वाला घोड़ा। तांगा वाला घोड़ा क्यों? तांगा वाला घोड़ा क्यों? क्योंकि पहले इसको समझ लें, ये यूपीएससी है या प्रीलिम्स हम लोग बोलेंगे, और हम लोग कोशिश करते हैं जो मिले सब पढ़े, 360 डिग्री टॉपिक्स पढ़े, मतलब हर टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करते हैं, है ना। इस कारण जितना ज्यादा टॉपिक करोगे तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या होता है बताइए, रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाएगा। मैं सारे बच्चे, इस बार भी जो बच्चे दे रहे थे उनको बोल दिया 7 रिवीजन तो मिनिमम करना है हर चीज का, 1-2 रिवीजन में तो यहीं अटका रह जाता है, बचेगा कैसे। और बच्चों के दिमाग में ये मिसकॉन्सेप्शन है कि रिवीजन मतलब 1 रिवीजन, 2 रिवीजन कर लिया तो सीना चौड़ा हो गया, अरे 2 कर लिया, नहीं, मिनिमम 5 से 7 रिवीजन, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप टॉपिक, जितना ज्यादा मटेरियल आपके पास होगा, उतना कम आप रिवाइज कर पाओगे। एग्री करते हो? तो हमको मटेरियल कम करना है, हमको टॉपिक्स कम करना है। कैसे कम करें टॉपिक्स, कैसे कम करें? सोर्स एक तो मैं आपको यहां क्लियर कर दूं, चाहे किसी भी कोचिंग, एक ढंग का कोई कोचिंग है, उसका आपने मटेरियल उठा लिया, एक रेफरेंस बुक उठा लिया, हो सकता है कि उस कोचिंग का कोई मटेरियल 19 हो, क्या हो, 19-20 में 19 हो, लेकिन अगर उसको आप 7 रिवीजन करेंगे तो 25 मटेरियल के 1 रिवीजन से ऊपर है। तो मटेरियल क्या होनी चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 रिसोर्स मल्टीपल रिवीजन का कॉन्सेप्ट, तो एक तो है सोर्स कम करना, सोर्स को कम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन भाई चलो मान लो कि विजन आईएएस का ही मटेरियल उठा लिया, वो भी इतना है, 2 पैकेट में आपको मिलता है, सर उसमें क्या हर चीज इंपॉर्टेंट है?
विजन मटेरियल बनाए हैं तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, वही सब चीज डाला है, लेकिन फोकस उसमें किस चीज को करें, अंडरलाइन किस चीज को करें, ताकि मेरा सोर्स तो अब एक हो गया है लेकिन टॉपिक कम हो जाए। कहां से? टॉपिक कम करने के लिए आपको एक बार सिलेबस भी देख लो भैया। मेंस में और इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी सिलेबस पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों को हम देखे हैं कि सिलेबस वो चीज पढ़ रहे हैं, जैसे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक बच्चा हमको दिखा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहा था, वो जो मेंस में है उसके भी बुक्स पढ़ रहा है, रिवीजन कर रहा है, क्योंकि उसे कभी ना पीवाई क्यू देखा है ना सिलेबस देखा है, इसमें लिखा है क्या हिस्ट्री में कहीं वर्ल्ड हिस्ट्री लिखा है क्या? तो पक्का नहीं पूछेगा। जब हम तैयारी कर रहे थे तो मेरे रूम के बगल में एक लड़का था, वो एसएससी की तैयारी करता था और उसका प्रीलिम्स एसएससी में हो चुका था, 2012 की बात है। अब वो उसको मेंस की तैयारी करनी है, जम के जीएस पूरा रगड़े जा रहा है ना। मुझे तो खैर पता नहीं था कि एसएससी का क्या सिलेबस है। तो उसका एक दिन दोस्त आया जो उसका भी एसएससी का मेंस था उस बार, बोला कि जीएस क्यों पढ़ रहे हो? तो बोला कि नहीं इस बार जीएस में खूब नंबर उठाना है मेंस में, क्योंकि मेंस में तो जीएस नहीं है। उसको पता ही नहीं, उसे पता नहीं है कि मेंस में जीएस नहीं था एसएससी। उसी प्रकार से उस लड़का को पता ही नहीं था कि प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है। तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि एक बार सिलेबस तो पढ़ लीजिए, और पढ़िए मत जब, अगर सिर्फ पढ़ के आपके दिमाग में नहीं जाएगा जब तक आप हाथ से नहीं लिखोगे। तो सिलेबस हो गया और एक सोर्स हो गया, एक कोचिंग का मटेरियल और रेफरेंस बुक हो गया एक। उसके बाद पीवाईक्यू, डीप एनालिसिस करना, डीप मैं बार बार कह रहा हूं, डीप एनालिसिस करना पड़ता है। तब आप विश्वास कीजिए ये जो पार्ट है ये क्रॉस हो जाएगा, सिर्फ इसी पार्ट को पढ़ना होता है। तांगा वाला घोड़ा का 2 पट्टा लगा होता है, अगर वो पट्टा ना लगाओ तो क्या होगा, घोड़ा का जो व्यू है 180 होता है, इधर पूरा देखेगा। सड़क बैठे हो तांगे पे, सड़क पे चल रहा है, बगल में चने का खेत दिखा, सड़क से उतर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आपको भी पट्टा लगाना है तांगा वाला घोड़ा की तरह। किस चीज का पट्टा? सिलेबस और पीवाईक्यू का पट्टा। पीवाईक्यू डिटेल एनालिसिस करोगे, मैं आपको प्रूफ करूंगा कुछ क्वेश्चंस के साथ, बार बार वो थीम रिपीट करता है। क्या इस बार पीवाईक्यू से सवाल पूछा था? सुधर्मा सवाल पूछा था इस बार? कितने सवाल, आपको क्या लगता है कितने सवाल आए होंगे? हिस्ट्री में ही 3-4 थे। हर सब्जेक्ट में 3-4 क्वेश्चन, मिनिमम 20 से 25 क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू से हो जाएगा। यहां जहां एक एक नंबर के लिए तलवार चलता है, 25 क्वेश्चन मामूली बात है क्या? कुछ बच्चों का क्लेम है कि नहीं 35-40 क्वेश्चन सर फायदा होता है ना। ये आपको पीवाईक्यू का एकदम डीप एनालिसिस, एक एक टॉपिक, यहां तक कि उसके ऑप्शंस से सवाल बनते हैं। अगर आप डीप क्यों लिखा, ताकि आप ऑप्शन को जाके देखिए। अगर पूछा है कि निम्नलिखित में किसे सी काउ कहते हैं, और 4 ऑप्शन लिखा है, डुगोंग लिखा है और 3 और ऑप्शन लिखा है, तो 3 और ऑप्शन कुछ भी गलत शब्द नहीं लिखा है, कुछ ना कुछ वनरेबल जीव जंतु है, तो अब उसका देखिए कि क्या है ये फलाना किस बायोस्फीयर रिजर्व में मिलेगा, तो 4 बायोस्फीयर रिजर्व का है ऑप्शन, एक तो आंसर हो गया। बचे हुए 4 में भी आपको जाके देखना चाहिए कि यहाँ कौन से जीव जंतु, वनरेबल सेक्शन जो जीव जंतु हैं या इंडेंजर्ड है वो मिलते हैं। तो आपको डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। और जब एक बार ये तैयार हो गया, इसी को मिनिमम 7 रिवीजन करना पड़ेगा। 120 नंबर, 130 नंबर। मेरे स्टूडेंट सब काफ़ी जानते हैं, जिसके इस बार भी इतना टफ पेपर था तब भी 120 नंबर है। बोलता है सर पीवाईक्यू। समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रश्न पूछना है यहाँ पे? अब क्या होता है कि जैसे कि आपने प्रीलिम्स दिया तो पक्का नहीं है कि पहले बार में ही हो जाएगा। एग्जाम का नेचर समझिए, बहुत ज़्यादा चांस है हो भी जाए। अगर आप प्रोसेस फॉलो किए हैं तो जितना आप प्रोसेस फॉलो करोगे उतना ज़्यादा होने के चांस बढ़ेंगे, नहीं होने के चांस घटेंगे। मान लो नहीं हुआ, अब क्या?
एक दो बच्चे हैं, उनसे हम बोले कि भाई पिछले साल का मार्कशीट आ चुका है, तो तुम जरा सर्च मारो कितने मार्क्स आए थे जब प्रीलिम्स नहीं हुआ था। तो सर मार्कशीट मतलब मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं है। एडमिट कार्ड नहीं है? हाँ सर मिस्टेक हो गया, वो प्रिंट आउट लिए, होता है, हो सकता है ना, प्रिंट आउट लिया, एडमिट कार्ड लिया और एग्जाम दिया, कहीं खो गया, उस पर भूजा खा लिया। लग चलो कोई बात नहीं, तुमको नहीं अंदाजा है, तुम्हारे क्वेश्चन बुकलेट पे भी तुम एग्जाम हॉल में अपना रोल नंबर लिखते हो, वहां लिखना होता है, पता है ना? तो क्वेश्चन बुकलेट से देख लो। सर रूम चेंज किया था, क्वेश्चन बुकलेट खो गया। अब बताओ, ये दिखता है कि आप तैयार नहीं हो, पर्सनालिटी आपका नहीं डेवलप हुआ। रोल नंबर होना चाहिए। यहां तक कि आप एग्जाम, इस बार भी जो प्रीलिम्स एग्जाम दे के आए हैं, उनको एक दो दिन का बिल्कुल रेस्ट लीजिए, मैं एग्री करता हूं। उसके बाद बैठ के ऑब्वियसली आंसर मिलाएंगे, सब मिलाते हैं, 5 कोचिंग से मिलाते हैं, अच्छी बात है। उसके बाद डिटेल एनालिसिस करना है, रिपोर्ट बनाना है 10 पेज में कि भैया मैंने जो पढ़ा था वहां से सवाल आया भी कि नहीं, तब ना मालूम चलेगा कि क्या गलती है, कहाँ रह गए। और आगे जब तैयारी होगा तो उसी रिपोर्ट के आधार पे तैयारी होगा। सरकारी विभाग में कुछ गड़बड़ हो जाता है, मान लो ब्रिज टूट गया, बहुत कॉमन है सर, आजकल जगह जगह ब्रिज टूटने का न्यूज आता है। अब नया ब्रिज बना, टूट गया, तो भाई जांच कमेटी बनती है ना। अब जांच कमेटी आएगी, जांच करेगी, रिपोर्ट बना के देगी। तो नया जो इंजीनियर आएगा, नया जो प्रोजेक्ट मिलेगा, वो रिपोर्ट पढ़ेगा कि नहीं, कि फिर से वही गलती दोहराएगा? बोलिए। आप लोग वही गलती दोहराते हैं। अधिकतर एस्पिरेंट कोई रिपोर्ट नहीं बनाते हैं, एनालिसिस नहीं करते हैं, अगले साल भी उसी भीड़ में चलते रहते हैं कि मुझे ये पढ़ना है, ये रिवीजन करना है, करते करते फिर से वही गलती होती है। मैं ऐसे भी बच्चे को जानता हूं जो मैथमेटिक्स ऑप्शनल है, 3 बार लगातार सीसेट में फेल किया, क्योंकि वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि उसका मैथ्स इसका अलग है, इसमें अलग तरीके से प्रैक्टिस करना है ना, और 3 बार फेल किया। एक बार कोई मिस्टेक से, 23 में तो बहुत लोग फेल किए थे, मिस्टेक से हो सकता है, लेकिन जब आपका हुआ तो फिर साल भर 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जरा मेंस पे आइए। मेंस का सिलेबस बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। उसमें भी आपको कॉमन सेंस लगाना है रिपोर्ट बनाने में, कि भाई यहाँ सब्जेक्ट का नाम लिख दिया, कितने सवाल आए थे, कितने सवाल आपने अटेम्प्ट किए, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, ये इसको बोलते हैं मैक्रो रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? मैक्रो, ओवरऑल आप बना रहे हैं। उसके बाद हर पेज, एक सब्जेक्ट के लिए एक पेज डेडिकेट किया कि पॉलिटी में कितने सवाल क्यों गलत हुए, कितने सही हुए, कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, एक एक पेज में आप रिपोर्ट बनाते हो। बनाओ, देखते हैं तुम्हारा पास कितना कॉमन सेंस। हाँ बता तो दिया, दे दो टेस्ट। अरे भाई यूपीएससी में एग्जाम हॉल में नहीं बैठे तो घर पे कोई बैठने से रोकता है क्या? वहां पेपर प्रिंट आउट लो बतरा से और दो। कोई हाथ रोके हुए है क्या तुम्हारा? नहीं तो दो। अब मेंस में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो मैं काफी बार बोलता हूं, जैसे कल ही एक, मैं मेट्रो में जा रहा था, एक बच्चे का कॉल आया कि सर प्रीलिम्स निकलवा दीजिए, मेंस में तो फोड़ देंगे। 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छी बात है, प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली पढ़ते हो, तो मेंस तैयार है? हाँ सर मेंस में आपको हमको हेल्प करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा बढ़िया से। ठीक है, हम लोग सिलेबस याद है? हाँ सब याद। तुम लोग गवर्नेंस का सिलेबस बताओ। तो सर ऐसे कैसे बता दें? अरे भाई ठीक है, एक एक वर्ड तुम्हें नहीं याद होगा, मोटा मोटी तो याद होगा। अरे बेसिक टॉपिक तो याद होगा। 10 टॉपिक है, उसमें 5 तो बता दोगे, तो 2 टॉपिक में ही रह गया। अच्छा छोड़ो, चलो नहीं याद, कोई बात नहीं, तुम मुझे सब्जेक्ट्स का नाम बता दो, जीएस पेपर 2 में कौन कौन सा सब्जेक्ट है मुझे बता दो। तो बोला कि सर पॉलिटी, अच्छी बात है, गवर्नेंस, अच्छी बात है। फिर सीधे बोला इंटरनेशनल सिक्योरिटी। हम बोले ये कौन सा सब्जेक्ट है भाई? सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 में है, पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन है, दोनों मिक्स करके इंटरनेशनल, और सोशल जस्टिस तो अलग भूल ही गया था। हम बोले बस यही, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें डिमीन नहीं कर रहा हूँ, बस सेंसिटाइज कर रहा हूँ कि आपको सिलेबस भी, सब्जेक्ट नहीं पता है, और कैसे आप कह रहे हैं कि मेंस की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है।
आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पे ये तो सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, पेपर 1 में, पेपर 2 में, पेपर 3 में, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। साथ में एग्जाम पैटर्न, पहला दिन किसका पेपर होता है मेंस में? एसए का पेपर होता है। दूसरा दिन पेपर 1 और 2 जीएस का, फिर पेपर 3 और 4 जीएस का। उसके पास 4-5 दिन का गैप होता है। उसके बाद किसका पेपर होता है? नहीं, ये चीज लैंग्वेज कंपलसरी पेपर का होता है, कंपलसरी पेपर का होता है। उसमें हिंदी सॉरी इंग्लिश तो कंपलसरी है ही, और कंपलसरी पेपर 300 नंबर का होता है, और सारे पेपर 250 नंबर के। वो कितने नंबर के होते हैं? 300 के नंबर के होते हैं। और उसका पासिंग मार्क्स कितना है? 33%, 25%, 75 नंबर है। 300 का 33% मतलब 1/3 100 नंबर हो जाता है। बहुत टफ हो जाएगा पास करना। कितना है? 25% है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप हिंदी मीडियम चूज किए हैं, तब भी आप कंपलसरी पेपर इंग्लिश तो लेना ही है, साथ में दूसरा लैंग्वेज भी ले सकते हैं। मैथिली ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, फारसी ले सकते हैं ना? क्यों? 8वीं अनुसूची के 22 भाषा में नहीं आता है, लेकिन आप 22 भाषा में कोई डोगरी ले सकता है आपके पास। लेकिन ऑब्वियसली हिंदी इतना अच्छा है कि हिंदी आप लेते हैं। क्या जीएस पेपर का जो भाषा है वो आपके ऑप्शनल पेपर की भाषा से अलग हो सकता है? हाँ, अगर आप हिंदी मीडियम चूज किए हो तो PSIR इंग्लिश में लिख सकते हो क्या? बोलिए। ये भी सेंसिटाइजेशन होना चाहिए कि आप इंग्लिश मीडियम में, आप जरा सोचो, मैथमेटिक्स ऑप्शनल वाला पहले नहीं था ऑप्शन, 4-5 साल पहले चेंज किया है। क्योंकि फिजिक्स, मैथमेटिक्स ये सब ऑप्शनल वाले बच्चों को कितना दिक्कत होता होगा। हिंदी में मैथमेटिक्स, हिंदी में फिजिक्स लिख रहा है, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लग के स्थान में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। कितना मतलब दिक्कत होता होगा, है ना? और सारे अच्छे बुक्स किस में है? इंग्लिश में, खासकर मैथ्स और केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए। तो इसीलिए यूपीएससी ने ऑप्शन दे दिया। क्या यूपीएससी ने ऑप्शन ये भी तो दे दिया आपको कि एसए पेपर अलग भाषा में लिखो और जीएस अलग भाषा में? नहीं दिया, नहीं दिया। जिस भाषा में आप जीएस लिख रहे हो उसी भाषा में एसए भी लिखना है। अगर हिंदी मीडियम चूज किया है तो हिंदी में ही लिखना है। यहां तक कि चूंकि आप नोटिफिकेशन पढ़ते नहीं है, इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग ना सिलेबस ना नोटिफिकेशन कुछ नहीं पढ़ते। आपको ये भी पता है कि ये सिविल सर्विसेज एग्जाम का पीटी तो होता ही है, साथ में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी होता है। मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले जिसको ये चेक करना है कि भैया मेरा प्रीलिम्स की तैयारी कैसी हुई है, वो अगर सीएससी का फॉर्म ना भरें, सिर्फ आईएफएस का भरें, तो उनका सीएससी का अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, है ना? और आप अपने आप को चेक भी कर सकते हो कि मेरी प्रीलिम्स की तैयारी कैसी हुई है इस साल, अगर स्किप करना है तो। लेकिन हाँ, बैकग्राउंड आपका ग्रेजुएशन में साइंस, बायोलॉजी, फॉरेस्ट्री ये सब होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, इस सब तो आप दे सकते हैं। आपको ये पता है कि अगर जनरल कैटेगरी में सीएससी के 6 अटेम्प्ट हैं तो इसमें भी कितने अटेम्प्ट हैं? 6 अटेम्प्ट है। आपको क्या पता है कि अगर बहुत सारे बच्चे दोनों में मार देते हैं टिक, मतलब दोनों का अटेम्प्ट काउंट हो रहा है उनका। ये सब भी सेंसिटाइजेशन होना चाहिए। इस बार काफी बच्चे जो जिनको स्किप करना था और जिनका बैकग्राउंड था मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स ये सब, उनको मैंने आईएफएस का इसलिए फॉर्म भराया था ताकि वो अपने आप को टेस्ट कर सके, क्योंकि आईएफएस का ऐसे भी हिंदी मीडियम तैयारी न के बराबर करता है, न के बराबर। सेम क्वेश्चन, सेम प्रीलिम्स, मेंस अलग होता है, इंटरव्यू अलग होता है, प्रीलिम्स सेम है, और आईएफएस का कट ऑफ इससे सिविल सर्विसेज से 10 नंबर 8 नंबर ज्यादा जाता है। समझ में आ रहा है बात? तो मैं इतना इसलिए डिटेल में बोल रहा हूं ताकि आप नोटिफिकेशन पढ़ें। उसके बाद किसका पेपर होता है? ऑप्शनल का, है ना? ऑप्शनल पहला पेपर फिर दूसरा पेपर। क्या होता है कि जब आप ये पेपर दे दिए, पेपर एथिक्स का दे दिए, उसके बाद 5 दिन का गैप होता है, 4 दिन का गैप होता है, यूपीएससी पे निर्भर है। बच्चे ऑप्शनल पढ़ने में इतने रम जाते हैं, रिवीजन करने में इतने रम जाते हैं कि ऐसा भी मैंने केसेस देखे हैं कि वो जो आपका भाषा का पेपर था
वो भाषा का पेपर भूल गए देना, कंपलसरी पेपर देना भूल गए, सीधे कहाँ पहुंच गए, ऑप्शनल में, आपका कॉपी भी चेक नहीं होगा। जब तक आप पास नहीं करते हो दोनों लैंग्वेज में, तो कॉपी चेक नहीं, आपका मार्कशीट नहीं आएगा, फेल तो करोगे। ये भी होता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? लोग ये सब भी गलतियां करते हैं, तो आपको पूरा सजग रहना है। 1750 मार्क्स का क्या होता है, मेंस, और 275 नंबर का पर्सनालिटी टेस्ट। ये जो तीनों स्टेज है, ये तीनों स्टेज 3 छलनी के बराबर है, 3 फिल्टर है। ये आपका प्री हो गया, ये आपका मेंस हो गया, और ये आपका पर्सनालिटी टेस्ट हो गया। मैं इसको इंटरव्यू नहीं बोलता हूं, पर्सनालिटी टेस्ट बोलता हूं। अगर प्रोसेस फॉलो नहीं किए हो, गलत प्रोसेस पे गए हो, तो क्या होगा, अगर इस छलनी से निकल भी गए, इससे निकल भी गए, तो यहां फंस जाओगे, या इस छलनी से निकल गए तो यहां फंस जाओगे, इस छलनी से निकल भी गए तो यहां फंस जाओगे। यहां से निकलने के लिए इस तरीके से ये डिजाइन किया गया है कि आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना है, जिसका जैसे एक पार्ट है प्रोसेस का कि आपको डेली न्यूज़पेपर, अच्छा न्यूज़पेपर है ना, डेली पढ़ना है। हो सकता है कि बिना न्यूज़पेपर के ये और ये निकाल लो, ये तो नहीं निकलने वाला है। 120 नंबर, 130 नंबर, और दूसरे बच्चों को कितना आ रहा है, जिससे कंपटीशन है 200, 190, 50, 60 नंबर, तो आप इसमें पीछे रह जाते हो, और इसमें हालत खराब हो जाएगी आपकी। 50-60 नंबर बढ़ाना किसमें, मेंस में, और यहाँ सीधे पीछे रह जाते हो। कैसे सिलेक्शन होगा? बहुत सारे बच्चों से हम मिलते हैं, उनको पिछले 4 बार से इंटरव्यू में 130-140 नंबर आ रहा है बस, और उनको लग रहा है मेरा किस्मत खराब है। आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो हो सकता है कि सितारे बुलंद हैं तो 210 भी आ जाए, सितारे बुलंद नहीं है तो 180 भी आ जाए। लेकिन पर्सनालिटी खराब है, कितना भी सितारा बुलंद हो, 140-150 के ऊपर नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये जो यहाँ जो फिल्टर है, बड़ा फाइन फिल्टर है, यहाँ आपको फंसा देगा, क्योंकि वो लोग जज कर लेते हैं। जो स्टूडेंट बोलता है कि सर वहाँ ये झूठ बोल के आ गए, वो ऐसे चालाकी कर लिए, बड़ा अच्छा गया इंटरव्यू, मतलब अच्छा नहीं गया, वो मजे ले रहा था, तुम्हारा देखना मार्क्स 140 नंबर पकड़ लेते हैं। जैसे खासकर वो पकड़ते हैं हॉबी में, किसमें, हॉबी में, क्योंकि पर्सनालिटी टेस्ट में, अच्छा जैसे कि सामने बैठा और हम उसका नॉलेज का चेक कहाँ हो चुका है, खासकर कहाँ हो चुका है, मेंस में। तो अगर हम या आप ही पैनल में बैठे हैं किसी को जज करने के लिए, उसका नॉलेज का चेक करोगे क्या? आपका प्रायोरिटी क्या होगा, उसका पर्सनालिटी। अब सिविल सेवा में जाना चाह रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का गुण क्या होना चाहिए, इंटीग्रिटी। क्या, इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा। और वो हॉबी में आपने क्या लिखा, गलत लिखा, क्या हो जाएगा, सिर पकड़ लिया। कि हिंदी मीडियम का बच्चा है, वो लिखा है ओरिगेमी मेरा हॉबी है, कागज का जो कुछ कुछ फूल वूल और इसे बनाते हैं। एक लड़का लिखा है गुल्ली डंडा खेलना मेरा हॉबी है, समझ गया कि बकैती कर रहा है। एक लड़का लिखा स्नेक चार्मिंग मेरा हॉबी है, तो ऑब्वियसली पकड़ लिया। लेकिन जब उसको ग्रिल किया तो मालूम चला कि इस स्नेक चार्मिंग कम्युनिटी से आता है, इसके पापा खुद स्नेक चार्मिंग, सारा स्नेक के बारे में पता और इतना फाइन डिटेलिंग में पता है। बोला अरे वाह 200 नंबर। लेकिन आप लिख दोगे कि स्नेक चार्मिंग तो पकड़ लेगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, इंटीग्रिटी। तो इसकी भी तैयारी आपकी, मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे पहले तैयारी पर्सनालिटी टेस्ट की होनी चाहिए, क्योंकि लंबी तैयारी है, 1-1.5 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा आपको, है ना। और हम लोग हिंदी मीडियम का पर्सनालिटी कैसा है आपको पता है। इसका मतलब नहीं है कि आप में पोटेंशियल नहीं है सुधार करने, है, लेकिन अभी से काम करना पड़ेगा। विद न्यूज़पेपर, अच्छे बुक रीडिंग, अपने डायमेंशन को बढ़ाना पड़ेगा, अच्छे लोगों से संगत करना पड़ेगा, उसी से पर्सनालिटी इंप्रूव होता है। ठीक है। जो मेंस में भी पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं।
अब बच्चों में जागरूकता आ गया है कि प्रीलिम्स का पीवाईक्यू हमको अच्छे से करना है। करते हैं बच्चे, जम के करते हैं ना। पिछले 5 साल में गजब जागरूकता आया, काफी बच्चे करते हैं प्रीलिम्स का पीवाईक्यू एनालिसिस। अगर कोई बच्चा मेरे पास आता है और बोलता है कि सर प्रीलिम्स में क्या कर रहे हैं हम लोग, पीवाईक्यू अच्छे से देख लेना, तो इसका मतलब क्या है? इस शब्द का मतलब क्या है? कि वो बस देख लेगा? अरे इसका मतलब क्या है कि देख लेना मतलब डिटेल में एनालिसिस करना, उसको सॉल्व करना, और क्यों पहले भी पूछा गया है वो एनालिसिस करना। समझ में आ रहा है आपको बात? अगर मैं मेंस में बोलूं कि पीवाईक्यू देख लेना, इसका क्या मतलब है? पढ़ लेना। हाँ, अधिकतर बच्चे वही करते हैं, पढ़ के जा, अरे कर लिए सर एनालिसिस, कैसे? अरे पूरा पढ़ लिए। अरे आपको पीवाईक्यू का जैसे प्रीलिम्स में डिटेल एनालिसिस करते हो, सॉल्व करते हो, वैसे पीवाईक्यू मेंस में भी एनालिसिस करना पड़ेगा। किस साल क्या पूछा गया, साथ में क्या करना पड़ेगा? सॉल्व। इसको आंसर राइटिंग में डालना पड़ेगा पीवाईक्यू को। पीवाईक्यू का आंसर राइटिंग करोगे, कोई गुनाह है क्या? और आपको बता दूं, जब से सिलेबस चेंज हुआ है तब से 12 या 13 साल हो चुका है। इस बार गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के जो क्वेश्चंस आए हैं 100% पीवाईक्यू है, बस शब्द अलग है, टॉपिक वही है, इवन डिमांड वही है। सोशल जस्टिस में जो सवाल 2013 में आया, उस 2013 का भी आंसर लिख के आ जाओ सोशल जस्टिस के 2024 के पेपर में, तब भी नंबर मिल जाएगा, ऐसा सेम है। तब भी हम लोग पीवाईक्यू, आप बताइए कितने लोग पीवाईक्यू किए हैं या देखे हैं अच्छे से? लिखना तो दूर की बात, देखे हैं। और सॉल्व कितने लोग किए हैं? लिखे हो? 10 साल का लिखे हो तो हाथ खड़ा कर रहा हूं। हाँ, 2-3 साल का लिख लिए हो, बहुत अच्छी बात। हमको नहीं मिलता है ऐसा बच्चा जो 2-3 साल का लिखा हो। तो ये आपको मेंस में ध्यान रखना है। इसमें सबसे अच्छी बात है मेंस में कि जो सिलेबस है, यहां तो सिलेबस मैं पूरा लेके नहीं आया हूं, इसमें सिलेबस तो लंबा है मेंस का। हर सब्जेक्ट का सिलेबस एकदम डिटेल में लिखा हुआ है। जैसे एथिक्स का तो एकदम डिटेल में, पॉलिटी का पूरा डिटेल में, इकोनॉमी का खूब डिटेल में, और एक एक सवाल वहीं से पूछता है। अगर संघवाद लिखा है तो संघवाद से ही पूछता है। समझ पा रहे हैं बात? तो आपको वो सिलेबस याद होना चाहिए। इसका कतई मतलब नहीं है कि आपको रटना है, सिलेबस याद होने में साल भर लगता है। और यहाँ तांगा वाला घोड़ा और ज्यादा काम आएगा कि भाई सिलेबस भी मजबूत पट्टा है और पीवाईक्यू तो है ही, इसीलिए बहुत आसान हो जाता है। मैं मतलब काफ़ी बच्चे जो विजन में मेंटरशिप लेते हैं और पढ़ाई करते हैं, मेंस की तैयारी करते हैं, तो यही बताया जाता है 600 से 800 टॉपिक का 600 पेज में नोट्स बना लो, अच्छे से रिवीजन कर लो, पीवाईक्यू से वैल्यू एडिशन कर लो, 400 प्लस मार्क्स चाहिए इसमें। प्रीलिम्स में नहीं बोल सकते हैं भाई, इससे 10 गुना टॉपिक है, 6000 टॉपिक है। समझ पा रहे हैं बात? मेंस बहुत आसान है, बहुत सीरियसली बहुत आसान है। ये जो नोट्स बनता है 1 महीने में बनता है, 1 महीना, ऑब्वियसली फाउंडेशन के बाद। मेन दिक्कत क्या है कि अधिकतर जो बच्चे हैं, जैसे कि अगर आपने फाउंडेशन कहीं से किया, और फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? अरे घर का फाउंडेशन का मतलब क्या है? नींव, और लोग उसको घर समझ बैठते हैं। फाउंडेशन में जो आपको लिखाया गया इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसी को रिवाइज करके जाते हैं मेंस लिखने। कैसे होगा? हम खुद जाते थे। अरे भैया यहाँ पे वैल्यू एडिशन होगा, करेंट अफेयर जम के, यहाँ पे वैल्यू एडिशन होगा पीवाईक्यू, यहाँ वैल्यू एडिशन होगा क्या? टॉपर्स कॉपी, टॉप 100 जो यहाँ तक पहुंच गया, टॉप 100 रैंक। लोग नहीं पहुंच पाते, क्यों? अधिकतर बच्चों को क्या लगता है? जो गुरुजी ने लिखवा दिया। अरे हम भी क्या करें, अब अगले 1 साल में करेंट अफेयर आने वाला है, तो मैं आज अगर गवर्नेंस पढ़ा रहा हूं तो मुझे कैसे पता कि अगले 1 साल में क्या आने वाला है?
मैं कैसे आपका वैसा नोट्स बनवा दूं जो अगले 1 साल में आने वाला है। मेरी बात समझ पा रहे हो? साइंस टेक का टीचर आज पढ़ा रहा है तो अगले 1 साल में जो कुछ डेवलपमेंट होने वाला है, खोज होने वाला है, उस साइंस टेक का टीचर आज कैसे लिखवा दे? हाँ? लेकिन आप लोग वैल्यू एडिशन नहीं करते हो करंट अफेयर मैगजीन या न्यूज़पेपर्स। पीवाईक्यू तो बुरा हाल है। और टॉपर्स कॉपी भी कुछ बच्चे करते भी हैं, पढ़ ले जाते हैं, वो भी हिंदी मीडियम कॉपी। आपको इंग्लिश मीडियम करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी मीडियम कॉपी में हाईएस्ट उस बच्चे को 400 आया है और इसको आया इंग्लिश मीडियम को 480, तो आप कभी 400 क्रॉस कर पाओगे इसको फॉलो करोगे तो? हाँ, हिंदी मीडियम किसी को अगर 450 आता है तो बिल्कुल फॉलो करो। यहाँ मीडियम की बात नहीं है, किसको ज्यादा मार्क्स आया है। समझ में आ रहा है आपको बात? तो ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। और मैं देखता हूं कि जैसे प्रीलिम्स नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एक अपॉर्चुनिटी है कंप्लीट तैयारी करने का, खासकर मेंस का, पर्सनालिटी टेस्ट का कंप्लीट तैयारी करने का, दिसंबर के पहले कंप्लीट करने का। ये मान के चलिए कि अभी हम मेंस लिखेंगे तो उसका उसी प्रकार से आप करना पड़ेगा। तो ये बच्चों में सेंसिटाइजेशन नहीं है। अभी घर भाग जाएंगे 1 महीना के लिए, उसके बाद आएंगे तो बर्थडे, रोज बर्थडे पार्टी चल रहा है, सरप्राइज करना है, केक ला के 12 बजे, क्योंकि बड़ा ग्रुप बन चुका है। फिर दिसंबर आ गया, देखते देखते फिर से प्रीलिम्स शुरू। ये रैट रेस है, ये रैट रेस है, एक ही प्रोसेस में आप बार बार घूमते रहते हो। तो आपको ओवरऑल जो बहुत ज्यादा रिसोर्स को हटाना है। एक बच्चा आज बोला, आप बोलोगे सर कितना बच्चा आपको बोलता है तब से एक्चुअली में बोलता है। हाँ, डेली 10 बच्चे मिलते हैं, नया नया चीज सीखने को और नया नया चीज बताने को हमको मिलता है। तो आज ही वो बच्चा बोला कि सर ये बताइए कि ठीक है हम द हिंदू पढ़ रहे हैं, 1 घंटा टाइम दे रहे हैं, लेकिन हम यूट्यूब का जो उसका एनालिसिस आता है उसको भी 1 घंटा हम देख रहे हैं। बोले 0 आउटपुट। आपको एनालिसिस करना है, जो आपका वीडियो बना रहा है उसको फायदा हो रहा है, उसका एनालिसिस हो रहा है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि उसका जो लेवल है आपका बिल्कुल नहीं है, तो 10 खुद से करोगे तो 10 ही % समझोगे। यही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपको पहुंचना है 100% पे, है ना? लेकिन करना खुद से एनालिसिस है। ये जो YouTube पे अभी तो सबसे बड़ा ये ओवरलोड जो है ना, वही YouTube है उसका कारण। कुछ बच्चे तो इंस्टाग्राम से भी पढ़ते हैं, पता नहीं क्या पढ़ते हैं। क्या है कि आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, देख लेते हैं, अच्छा उसमें मेहनत तो लग नहीं रहा है, तो ये पैसिव वर्क है, इसको बोलते हैं इंफोटेनमेंट। क्या बोलते हैं? आपको लग रहा है इंफॉर्मेशन है, लेकिन है क्या? एंटरटेनमेंट है। और इजराइल और ईरान वॉर का खूब अपना मिसाइल आयरन डोम देखते रहते हो, वीडियो देखते रहते हो। मेरी पढ़ाई चल, IR की तैयारी चल रही है? बिल्कुल नहीं चल रही है। वो भी करता रहता है क्या ऐसे ही? देखो सामने गवाह है ना? तो आपको ये ओवरलोड से, रिसोर्स ओवर, समय कम है, इससे बचना है। PYQ जम के कीजिए तो समझ में आ जाएगा, उस वीडियो का कोई उपयोग नहीं। हाँ, डेली अगर 1 घंटा आप एंटरटेनमेंट को देखते हैं तो एंटरटेनमेंट पर्पस से देखिए, अपने आप को फुसलाइए मत कि आप, बहलाइए मत कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट प्लस लिमिटेड जो सोर्स है। अब देखिएगा विजन आइज के यूट्यूब चैनल पे बड़ा कम व्यू है, बहुत ज्यादा व्यू नहीं होता है ना? उसका एक कारण क्या है कि एकदम कोई सनसनीखेज हम लोग नहीं करते हैं, है ना? चैन से सोना है तो जाग चाहिए, ऐसा कोई नहीं। जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, देखिए PYQ एनालिसिस देखिए, है ना? पूरा डिटेल में कराया जाता है। तो आप लिमिटेड सोर्स, जो नहीं कि विजन के यूट्यूब और भी 1-2 चैनल होंगे, तो आपको लिमिटेड सोर्स रखना है, साथ में एक ही न्यूज़पेपर पढ़ना है। कोई बोलेगा नहीं यार आज इंडियन एक्सप्रेस में ये आया था और इसमें दैनिक जागरण में उत्तमा मिस हो गया, कुछ मिस नहीं हुआ। अगर एक को फॉलो कर रहे हो तो एक ही को फॉलो करना है ना? क्या चाहिए? कहाँ टॉपर? अब देखिए यहाँ पे बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। एक तो देखिए PDF से आपकी जो आसक्ति है, हम PYQ इस बार अभी योजना वाला स्कीम YouTube पे कर रहे थे विजन के लिए, तो उसमें पहला कमेंट क्या था, सर PDF कहाँ मिलेगा?
है ना। तो अगला जो पार्ट 2 था, तो शुरुआत करने के पहले ही हम उसमें दिखा दिए कि विजन के साइट पे जाओ, वहाँ PT 365 इस तरीके से मिलेगा। जैसे ही वीडियो रिलीज हुआ 5 मिनट हुआ होगा कि बच्चे कमेंट किया था, सर इसका PDF कहाँ मिलेगा। ये PDF जमा करने का तुम लोगों को कितना ज्यादा, मतलब मैं देखता हूँ कि पागलपन है PDF जमा, और कभी आप नहीं पढ़ेंगे। आप देखिए ना, बहुत सारे PDF वीडियो का लिंक आपने व्हाट्सएप खुद अपने आप को किया है कि सेव रहेगा, जाके देखो, तुमने कभी नहीं देखा है। टॉपर्स नोट्स, अगर होता है कि भाई एक टॉपर का स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, टॉपर स्टॉक हो रहा है 100 का, 100 कोचिंग में हो रहा है, 100 बातें हो रही है, 7,500 टेलीग्राम चैनल है ना, और पहले भी टॉपर्स आए हैं, इतना सारा उसका नोट्स आएगा तो आप क्या करोगे। फिर से मैं बता रहा हूं कि एक बच्चे का PSIR का नोट्स, शॉर्ट नोट्स, उसको हम माइक्रो नोट्स बोलते हैं, बनवा रहे थे, तब तक उसको एक टॉप 20 वाला लड़के का PSIR का शॉर्ट नोट्स उसको मिल गया। तो बोला सर अब तो मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, टॉपर्स का नोट्स मिल गया। बोला अच्छा, तो सर अब छोड़ दें क्या बनाना। अच्छा ये बताओ तुमको क्या सिखाया है कि आपको किसको ट्रस्ट करना है। तो बोले सर आपको नहीं, हमें भी मत कीजिए, टॉपर जो बात कहे, जो काम करे, उसको आपको ट्रस्ट करना है, क्योंकि उसका प्रोसेस टेस्टेड है। टेस्ट, UPSC ने टेस्ट किया है उसके प्रोसेस को, उसके कॉपी को टेस्ट किया है, उसके नोट्स को टेस्ट किया है, वेरी गुड। लेकिन टॉपर ने क्या किया, किस टॉपर का नोट्स लेके पढ़ा या खुद का बनाया। सर खुद का बनाया। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, खुद का बनाना है। तो सर क्या इसका उपयोग नहीं होगा, होगा। आप देखिए कि किस फॉर्मेट में नोट्स बनाया है, उसके अच्छे पॉइंट्स को अपने नोट्स में शामिल कीजिए, लेकिन बनाना कैसे है, खुद से है, क्योंकि नोट्स बनाने के प्रोसेस में ही बहुत कुछ आपको याद हो जाता है, सीखने को मिलता है। लेकिन बहुत ज्यादा टॉपर, फिर गौच पौच हो जाए, समझ में नहीं आएगा क्या करना। तो एक टॉपर को फॉलो कर रहे हो तो ठीक है, बहुत सारा ऐप, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैंने तो इसका मॉक दे दिया, कहाँ पे, फलाना कोचिंग के ऐप पे। कुछ नहीं होगा, ऐप पे ही रह जाएगा तुम्हारा इंफॉर्मेशन। UPSC में एग्जाम कैसे होता है, ऐप पे होता है क्या, कंप्यूटर पे होता है, फिर कहाँ होता है, कागज पे होता है। मैं तो कागज बोलता हूँ। आपको भी मॉक कैसे देना है, कागज। क्यों, एनालिसिस करने के बाद फ्यूचर में कितना रिवीजन करना है, 7 रिवीजन करना है। ऐप का 7 रिवीजन हो जाएगा, हो पाएगा, नहीं होगा। अंडरलाइन हो जाएगा, नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ऐप के चक्कर में मत पड़िए। फिजिकल जो है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि भाई कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है आईपैड पे, ठीक है पढ़िए, लेकिन उसमें भी मेरे अनुसार ज़्यादा लर्निंग आउटकम मुझे तो हार्ड कॉपी से होता है। आप अपना देख लीजिए, है ना। आपको जब आपने पढ़ लिया उसके बाद अपना टेस्ट करने की आवश्यकता है कि क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जैसे लक्ष्मीकांत से अगर आपने फंडामेंटल राइट पढ़ लिया, या फिर छोड़ो संघवाद पढ़ लिया, उसके अलावा क्लास के नोट्स हैं, लेकिन जब टेस्ट देने जाओगे तो सवाल आएगा कि CAG जो भारत में है, CAG तो संघवाद के फिलॉसफी के पक्ष में है या एकात्मकता के पक्ष में है। अरे ये क्या पूछ दिया भाई, है बेसिक कॉन्सेप्ट, ये कैसे क्लियर होगा। ऐसे आपको बार बार फंसाएगा, क्योंकि आप खुद सोचो कि बहुत, जैसे इतने सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और हर बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सी नदी बह रही है, कौन से जीव जंतु हैं, वो क्लास में पढ़ाया जा सकता है क्या, पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल। उसके लिए आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ता है। खूब सारे से फंडामेंटल राइट है तो उस पर 100-150 सवाल विद एक्सप्लेनेशन करने पड़ते हैं, तब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। संघवाद जो मैंने अभी सवाल आपको पूछा है, तो संघवाद पे ऐसे 50 सवाल कर लोगे विद एक्सप्लेनेशन, सारे संघवाद के सारे डायमेंशन क्लियर हो जाएंगे, है ना। क्लास में एक एक चीज नहीं पढ़ाया जा सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, अरे बोलिए। और मैं तो इसके बहुत पक्ष में हूं, जो आपको प्लानिंग करना है कि मुझे कितना पढ़ना है। एक होता है हाइपर का कॉन्सेप्ट, डेली टारगेट बनाया, सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, 4:15 से पढ़ना शुरू किया,
1 सवा 1 तक पढ़ा, फिर ब्रेकफास्ट किया, 2 से पढ़ा, रात में 10 तक पढ़ा, फिर ब्रेकफास्ट किया, सो गया। ये जो सिस्टम है, ये जो प्लानिंग है, मैं बस सिनेमा वाला रजनीकांत भी फॉलो नहीं कर पाए। तो डेली जो एक फिजिबल हो, जो चीज करने लायक, उस तरीके का प्लानिंग कीजिए। 8 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं, याद रखिए कि मैं हमेशा कहता हूं कि यूपीएससी में कछुए का जीत होता है, खरगोश का नहीं। बहुत सारा बच्चा दिखता है चंचलता, एक तो खरगोश का चंचलता। स्पीड चलना बुराई नहीं है, लेकिन बुराई क्या है? बार बार रुक जाना। बेसिकली वो जो स्टोरी है उसमें तेज चलना और स्लो चलने को नहीं बताया गया, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन बताया गया है कि जो एक कछुआ है वो स्लो चल रहा है लेकिन निरंतर चल रहा है, वो कहीं अच्छा है उससे जो बहुत तेज चल रहा है और बीच बीच में सो जा रहा है, रुक जा रहा है। तो अगर आप सोचोगे कि 12-14 घंटा रोज पढ़ के हम दिखा देते हैं, 2 महीने में थक जाओगे। उसको बोलते हैं बर्न आउट हो जाओगे। बर्न आउट मतलब अंदर से एकदम थक गए, फिर 1-2 महीना ब्रेक लोगे। लेकिन जो कछुआ है डेली 7-8 घंटा पढ़ रहा है और निरंतर चलता जा रहा है, वो सिलेक्शन ले लेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? शक्ति दुबे कछुआ ही है, खरगोश नहीं है। ध्यान रखना, निरंतर कंटिन्यूटी। सोचो कितनी बड़ी बात है, इतना अटेम्प्ट तक लगे रहना। लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जिनका 3 साल 2 साल, अच्छे स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, जिनका प्रीलिम्स नहीं होता है और वो लगी रहे। इशिता किशोर कौन है? खरगोश या कछुआ? कछुआ है। तो कछुआ का मतलब तुम लोग ये मत लेना कि स्लो चलना, डेली 1 घंटा पढ़ रहे हैं, निरंतर पढ़ रहे हैं। नहीं भैया, 7-8 घंटा पढ़ रहे हैं लेकिन हर दिन पढ़ रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? प्लस एक मंथली टारगेट होना चाहिए कि मुझे इतना खत्म करना है। याद रखिए, चाहे आप डेली टारगेट बनाओ, वीकली टारगेट बनाओ या मंथली टारगेट बनाओ, इन जनरल हमारा दिमाग परफेक्शनिस्ट अप्रोच होता है, तो हम लोग 100 का टारगेट बनाते हैं कि इतना तो कर लेना चाहिए। क्या हुआ? खूब मेहनत भी किए, तभी कितना कंप्लीट हुआ? 70%। अब फ्रस्ट्रेट। आपको बता दूं, जो 100 में 100 पूरा कर रहा है गलत जा रहा है। वो मशीन या रोबोट ही पूरा कर पाएगा, और आप मशीन नहीं, आप में हार्मोन्स है। कभी किसी बात पे दुखी होंगे, जरूर होंगे। घर से कुछ फोन आया, दुखी होंगे। पढ़ाई 2-3 घंटे डिस्टर्ब हो, मुस्कुरा रहा हो, है ना? तो होंगे डिस्टर्ब। स्टिल आप जिस दिन डिस्टर्ब भी हो रहे हैं तो 8 घंटा पढ़ाई कम होके 5 घंटे पे आना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो आपका टारगेट कभी मीट नहीं होगा। लेकिन अगर 2/3 मीट हो रहा है, 67%, जिसको मैं इन जनरल 70% कह रहा हूं, अरे 65% मान लो, मतलब सही जा रहे हो, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा बच्चा बोलता है सर सोचे थे 10 मॉक लगाएंगे, 9 ही लगा पाए। अरे तो बहुत ज्यादा लगा दिए, है ना? 90% मीट कर रहे हो, दिक्कत है, आज करो इसको, थोड़ा संडे को ब्रेक लो, है ना? तो कभी भी आपका टारगेट मीट नहीं होगा। इसका कतई मतलब नहीं है कि 10 टारगेट बनाया और एक ही कर रहे हैं, नहीं। तो इस मामले में भी आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है अगर वीकली टारगेट या मंथली टारगेट आप बना रहे हैं। तो चैलेंजेस एस्पिरेंट्स के लिए क्या क्या है? तो वही एक सिलेबस के प्रति सेंसिटाइजेशन नहीं है आपको। सिलेबस निरंतर देखते रहना, जो सब्जेक्ट शुरू होने वाला है उसका सिलेबस देखना है। जब मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूँ तो सिलेबस को बगल में रखता हूँ कि ये टॉपिक इस यहाँ से है, ये टॉपिक यहाँ से है। इसी बहाने बार बार सिलेबस देखने का मौका ढूंढो, है ना? सिर्फ उसको लिख के दीवार पे नहीं चिपकाना है आपको। बार बार ये टॉपिक अगर आया है यहाँ पे, पॉलिटी का क्या है, क्या हो सकता है कि वो नेशनल पॉलिटिक्स पे एकदम बात चल रहा हो, तो बड़े टॉपिक का पार्ट नहीं है, सिलेबस में है ही नहीं भाई पॉलिटिक्स, है ना? कौन सा राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता क्या बोला, वो क्या बोला, ये सब है सिलेबस में नहीं है। तो उस चीज से बचिए। उसके बाद जो लैक ऑफ डायरेक्शन, जो सबसे मेजर इशू है, लैक ऑफ डायरेक्शन, उसको आप लोग ध्यान दीजिए। आपको
मतलब आपको खोजना पड़ेगा कि हमारे मेंटर, हमारे गाइडेंस कौन हो सकते हैं जो हमको एक डायरेक्शन दे दें। संसाधनों की अधिकता और सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट पे थोड़ा मैं बात करना चाहता हूं। देखो, जब हम खुद तैयारी करते थे तो मेरा बीटेक बैकग्राउंड था, पढ़ने में बचपन से अच्छे रहे हैं, पहले अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स हो गया, और उस साल उसमें सीसेट के मार्क्स जुड़ते थे, तो इन जनरल हिंदी मीडियम में और भी कम प्रीलिम्स होता था। तो हमको लगता था हम ही स्मार्ट हैं, मेरा ही होगा, है ना। और ये लगता था कि हिंदी मीडियम सिंपल बैकग्राउंड का है तो बेसिकली स्टीरियोटाइप, खुद हिंदी मीडियम के हैं स्टीरियोटाइप कर रहे हैं, और टीचर तो अलग स्टीरियोटाइप कर ही रहे जहां पढ़ते थे कि हिंदी मीडियम कुछ नहीं होने वाला। जब मेरा अटेम्प्ट खत्म हुआ और हम खुद पढ़ाने लगे, लोगों को गाइडेंस देते हैं, और काफ़ी बच्चे खुद भी सिलेक्ट हुए हैं। विजन में काफ़ी बच्चे जो मेंटर्स बड़ा जम के मेहनत करते हैं सिलेक्ट होते हैं हर साल। आपको पता है कि बच्चा कहीं का हो, कहीं से पढ़ा हो, विजन से जुड़ना ही है उसको, है ना। चाहे टेस्ट सीरीज के माध्यम से, फाउंडेशन, किसी भी माध्यम जुड़ना ही है, कहाँ जाएगा बच्चा। तो एक चीज समझ में आया कि गार्जियन ऐसे ही नहीं भेजता है, हर महीना 15,000 12,000 देना पड़ता है। और हम लोग का फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि जो इंग्लिश मीडियम में एक से एक स्टूडेंट है, उनका स्कूल का फीस होगा, हम लोग का घर का वो इनकम है, तब भी गार्जियन इतना मेहनत कर रहा है, 12,000 15,000 आप पे खर्च कर रहा है, कुछ तो होगा। जब और नजदीक से जाने लगे तो मालूम चला कि ये जो बच्चा है हिंदी मीडियम का, उसको कभी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं मिला है। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मतलब, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का मतलब है स्कूल, स्कूल सरकारी, कौन सा, ये खिचड़ी और ये वाला, जाते ही थे हम खिचड़ी खाने, है ना। हम लोग के स्कूल में ऐसे ऐसे बच्चे कि वो खिड़की तोड़ के रॉड निकाल के बेच के गुटखा खा जाता था। ये तो पर्सनालिटी थी हम लोग। पंखा को टेढ़ा करके कमल का फूल बना दिया, ये पर्सनालिटी थी। एग्जाम जा रहे हैं चिट लेके, इतने चिट बच्चे भर लेते थे कि याद ही नहीं है कि सवाल चिट रखा कहाँ, तो एक चिट बनाते थे, कौन सा चिट कहाँ पे रखा है, से देखो हंस रहा है, देखो इसको याद आ रहा होगा अपना दिन। मेरा पॉइंट ये है कि हम लोग का स्कूलिंग, कॉलेज, मगध यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी, जीवाजी यूनिवर्सिटी, सब क्या है, बस एग्जाम होता है, सही से पढ़ाई होती है कहीं नहीं होती। लेकिन फिर भी आप आए हैं, इसका मतलब है गार्जियन कुछ देखा होगा, आप अपने गांव के, अपने कस्बे के स्टार होंगे। उसी बच्चे को जब पॉलिश करना होता है, 1-2 साल लगता है एक्स्ट्रा समय, मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूं। उसी बच्चे को जब पॉलिश करते हैं वही बच्चा आईएएस बनता है, बड़े बड़े आईआईटीएन और आईएम वाले को धक्का मार के वो प्रीलिम्स निकालता है, और वो बच्चा कल को सिलेक्शन लेता है यूपीएससी का। अच्छा, कैट में बैठोगे तो बड़ा मुश्किल है, आईक्यू टेस्ट होता है पूरी तरीके से। यहाँ ईक्यू, इमोशनल क्वोशेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, आप एथिक्स में पढ़ोगे, उसका सबसे ज्यादा आवश्यकता है। तो बेसिकली ये जो एग्जाम है, अगर आपको थोड़ा भी सेल्फ डाउट हो, हटा दीजिए। अगर आप सही दिशा में 1 साल 2 साल पढ़ोगे, सही दिशा में प्रोसेस से, हो सकता है कि पहली बार में आप, हो सकता है कि टॉप 100 आने वाले हो, सीसेट में फेल हो सकता है, लेकिन फिर से उछल के ऊपर आओगे, सीसेट सुधारोगे, अगला साल टॉप 100। सिंपल सिंपल बच्चा निकालता है, क्योंकि ये एग्जाम बनाया ही गया है कि सबको यूपीएससी बुलाता है, इधर आओ, इधर इधर सब लेटो, उसके बाद रोज रोलर चला देता है, अब दौड़ो। मतलब बैकग्राउंड आपका क्या है, बिल्कुल हर जगह मैटर करता है, लेकिन यूपीएससी में वो आप सुधार कर सकते हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो सेल्फ डाउट हटा दीजिए, आप में निकालने की क्षमता है, तभी हम लोग बिहार में कहते हैं कि गोईठा में घी ऐसा ही नहीं सुखा, मतलब बोलते हैं ना कि उसको पढ़ाने भेजे हैं, लगता है गोईठा में घी सुखा रहे हैं। गोईठा मतलब उपला, गोबर का जो कंजा बनता है, उसमें घी डालोगे तो कुछ बचेगा। तो ये बोलता है कि गोईठा में घी सुखा रहा है, उसको क्यों पढ़ाने भेजे हो। तो गार्जियन भी 12-15 हजार रुपया दे रहा है हर महीना, गोईठा में घी नहीं सुखा रहा, आप में कुछ ना कुछ एक्स फैक्टर है, ठीक है। तो फाउंडेशन जो है आपका, जो निर्माण होता है, उसमें क्लास किया जाता है, उसका आपको रिवीजन करना पड़ता है, और बार बार निरंतर मॉक टेस्ट से आप अपना कितनी कैसी तैयारी हो रही है इसकी जांच करते हो, तभी आपका नींव मजबूत होता है। याद रखना, दीवार और छत आपको खुद बनाना है, पीवाईक्यू से,
इससे आपका जो करेंट अफेयर से, शॉर्ट नोट से, उसके बाद प्लास्टर पेन टॉपर्स कॉपी से डेकोरेशन करना है ना। तो एक अगर मजबूत आपका फाउंडेशन बन गया, उसके बाद जीएस में इंटरलिंक करना आप सीख जाओगे, कहाँ क्या इंटरलिंक करना है। और ऑब्वियसली जब फाउंडेशन मजबूत होता है तो ऊपर घर भी मजबूत होता है। आप देखोगे कि फाउंडेशन में पुराना किला सबका फाउंडेशन कितना मजबूत होगा, 400-500 साल से अभी भी। तो फाउंडेशन मजबूत करना बहुत जरूरी है। हम दिखाते भी हैं कि फाउंडेशन क्यों मजबूत करना, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। अब देखो ये क्वेश्चन पढ़िए, पॉलिटी में पहले या दूसरे क्लास में पढ़ा दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास। जब आप पढ़ोगे, पढ़िए कोई, एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने, सब एक। देखो ना, बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत से लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा, शासन व्यवस्था को के साथ रहते हैं। एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकरण के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका। सारा ऑप्शन जबकि आपने पढ़ा है, लेकिन आपने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं किया क्लियर। आप जब एग्जाम देने जाओगे तो फील आएगा, जब चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो फील आएगा ये पनीर पसंदा, पनीर लबाबदार, पनीर मखानी और शाही पनीर, सब चेहरा एक ही जैसा है ना, एक ही जैसा आएगा। यही ऑप्शन है। अच्छा खासा बच्चा इसको गलत करके आया इस सवाल, जबकि बेसिक क्वेश्चन है। मैं यहाँ सॉल्व नहीं करने आया हूँ, मैं सेंसिटाइज कर रहा हूँ। जो मैंने आपको PYQ का महत्व बताया, देखो 2020 में पूछा है संवैधानिक सरकार, 2021 में पूछा है संवैधानिक सरकार, 23 में पूछा है संविधान। सेम है, सेम को संविधानवाद एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म उसी से सवाल सेम। 2020 से लेकर 23, 4 साल में कितना बार पूछा है? 3 बार। तब कितना क्वेश्चन आउट करे यूपीएससी भैया आपके लिए। ये मैंने एक एग्जांपल, समय का दिक्कत है, मैं PYQ जब कराता हूं तो आपको दिखाता हूं कितना रिपीट हो रहा है। हम बोलते रह गए इस बार बच्चों को कि 5th, खासकर 5th और 6th शेड्यूल अच्छे से करना। पिछले 10 साल में 4 या 5 बार पूछ चुका, और इस पर हल्ला भी है लद्दाख का 6th शेड्यूल के लोग के। तो हम सबको बोले हैं 5th शेड्यूल, उसमें 6th शेड्यूल पे ज्यादा फोकस करना, इस दोनों में से कोई आएगा। पूछा 5th शेड्यूल, लेकिन बोले थे कि 5th और 6th शेड्यूल करना है। स्मार्टनेस, PYQ एनालिसिस से पूछ दिया सवाल। वही इसको हम बोले बच्चों को कि जो राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं अभी, तो उनका बजट भाषण होता है 15 से 16 पेज का है, उसमें 50-60 टॉपिक तुमको निकल जाएगा, ये स्कीम, वो स्कीम, नेटो, ये वो, और उसको अच्छे से तैयार करो। 60 टॉपिक निकल रहा था, 7 सवाल आया है ना। जो बच्चे डिटेल नहीं तैयार किए गए काम से। तो आपको वो स्मार्टनेस डेवलप करना है, ठीक है। तो विजन IAS हमेशा आपके साथ है, फाउंडेशन में भी, चाहे टेस्ट सीरीज में हो या आपका, आप देखते हो न्यूज़ टुडे आता है ना, डेली न्यूज़ टुडे आता है, उसको आप वीडियो भी आता है, देख सकते हो, पढ़ सकते हो। मंथली मैगजीन आता है, एक आपका आता है वीकली वैल्यू एडिशन मटेरियल, है ना, वीकली फोकस करके शानदार कंटेंट होता है, वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो। ये क्लासरूम मटेरियल विजन के बड़े शानदार हैं। आप किसी भी कोचिंग के हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ही। मेंस 365 या कोचिंग के नहीं है तो उसी प्रकार से PT 365 है ना, बजट है, या फिर इस सब पे विजन का ओपन सेशन से लेके मटेरियल आता रहता है। तो विजन हमेशा आपको प्रीलिम्स, मेंस, पर्सनालिटी टेस्ट, हर जगह आपको हेल्प करता है। इसके अलावा मास्टर क्लास सीरीज, ओपन सेशन, कोई भी बच्चा आ सकता है। ओपन सेशन होता है जिसमें एक एक टॉपिक पे आपको, हर मास्टर क्लास में 2 टॉपिक होता है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके रख दिया जाएगा। तो मास्टर क्लास है, चाहे आपका PYQ का ट्रेंड एनालिसिस यूट्यूब पे आप
देखे होंगे, इसका भी ओपन सेशन होता है। इसके अलावा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, अभ्यास हो, आप लोग जानते हैं। तो विजन हर एक कदम पे आपके साथ है। बहुत सारे फ्री रिसोर्स हैं जिसका कोई चार्ज, मैगजीन का चार्ज करता है क्या विजन? पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। हर मतलब बहुत सारे फ्री रिसोर्स हैं, साथ में अपना यहाँ फाउंडेशन और साथ में आपका टेस्ट सीरीज और सब कुछ है। फाउंडेशन अगर कोई बच्चा ज्वाइन करता है तो उसको टेस्ट सीरीज भी साथ में मिलता है। तो साथ में जैसे जैसे क्लास हो रहा है टेस्ट देते जा रहे हैं। विजन का अगर हम लोग कहते भी हैं कि बच्चा फायदा उठा ले फाउंडेशन का, विजन को घाटा हो जाएगा। सच में इतना सारा टेस्ट सीरीज और इतना सारा आपको हेल्प करता है कि उसका कॉस्टिंग इतना ज़्यादा है, लेकिन बच्चे सेंसिटाइज नहीं होते हैं, इतना मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अब 30 टेस्ट है ऑल इंडिया, उसमें 600 सवाल हैं, है ना, वो है। मिनी टेस्ट है आपका, डेली असाइनमेंट है, वो सब मिला के हम जोड़ रहे थे एक दिन, 1200 क्वेश्चन लिखवा देता है आपसे। 600 क्वेश्चन में सिलेक्शन हो जाता है। क्या चाहिए? ठीक है। या मेंटरशिप प्रोग्राम, लक्ष्य है, दक्ष है, इंटीग्रेटेड लक्ष्य है, डेडिकेटेड मेंटर होगा। आप ऑनलाइन सेशन होता है, आप आके ऑफलाइन भी मिल सकते हो। बड़ा इसमें अच्छा, उसमें मेंटरशिप प्रोग्राम में ये भी है कि काफ़ी बच्चों को एक साथ बैठाया जाता है, तो पीयर ग्रुप लर्निंग बहुत अच्छा होता है। तो यही आपका मोटा मोटी मुझे समझाना था। अभी राधा मैम आएंगी, उसके बाद सोना मैम आएंगी और आपको अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में और भी कैसे यूपीएससी की तैयारी करें उसमें डिटेल में बताएंगे। किसी कोई प्रश्न पूछना है तो बताइए। हाँ, होना भी चाहिए प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम नहीं होता तो हिंदी मीडियम चूज क्यों करते हैं? तो इस जो प्रॉब्लम है तो इसका सुधार समाधान भी है। आप जबरदस्ती पढ़िए, डेली कम से कम 2 आर्टिकल या फिर एक न्यूज और एक आर्टिकल, और एक डायरी बनाइए, डायरी में शब्दों को लिखिए। आपको लगेगा क्या बात कर रहे हैं, यही एक समाधान है। 3 महीने में, कितने महीने में? 3 महीने में आप ऐसा होगा कि द हिंदू, 3 महीने बाद अगर द हिंदू ना पढ़ो या इंडियन एक्सप्रेस ना पढ़ो, नींद नहीं आएगी, सारा वो कैब क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम का कोई छात्र है, उसको हिंदी बेसिक आता है लेकिन कुछ शब्द दिक्कत कर रहा है, उसको तो 2 ही महीने बनाना पड़ता है, क्योंकि इन जनरल मदर टंग भी उसका हिंदी है या फिर गुजराती और ये सब है, ज़्यादा परिचित है। लेकिन आप कम परिचित हैं, लेकिन बेसिक इंग्लिश तो आता होगा। राम गोज टू स्कूल समझ में आता है, तो ये बेसिक इंग्लिश है। उसके अलावा जो वर्ड है वो कैब में दिक्कत होता होगा, तो उसका डायरी बनाइए। ये डिसिप्लिन करना पड़ेगा। हाँ, वो कैब का डायरी तब तो और आसान है आपके लिए। 3 महीना डेली 10, और रटना नहीं है। जैसे यहाँ आए हम 10 मिनट लेट आए थे तो डायरी खोल के देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। 3 महीना, समझ गए बात। जो बिहार से वहाँ जाता है साउथ इंडिया में गोलगप्पा बेचने, वो 2 से 3 महीना में तमिल सीख जाता है। क्यों? पेट का सवाल है। तो आपको इसको पेट का सवाल बनाना है। थैंक यू।